रंजना के घर का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी। सब रंजना को देखकर एक दूसरे से खुसफुस कर रहे थे। घर की दहलीज से कुछ दूर पर ही रंजना का नीला शरीर पड़ा था जो तड़प रहा था। तभी अचानक रंजना के बगल से एक सांप निकलकर रसोई के अंदर चला जाता है। सब बच्चे ये देख भागने लगते हैं। सांप सांप सांप। रंजना सबको भागता देख हिम्मत कर अपना हाथ उठाती है, मगर शरीर में ज्यादा जहर फैल चुका था। आखिर यहाँ हुआ क्या था? चलिए देखते हैं 10 मिनट पहले की कहानी। दरवाजे पर खटखट होती है। कौन है? अरे कौन है बाबा? इतनी जोर से मारोगे तो हाथ ही अंदर आ जाएगा। आ रही हूँ बाबा। रंजना किचन में काम करते हुए आवाज लगाती है। वह गैस को धीमा कर अपने कमर पर लगे साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। बेटे को टिफिन दे दिया, उनका खाना भी ऑफिस भेज दिया। अब लंच में सबकी पसंद के गोभी के पराठे बना दूंगी तो ठंड में खाकर खुश हो जाएंगे। आखिर परिवार के चेहरे की चमक से अच्छा क्या ही है। आई बाबा आई। रंजना हर हाउसवाइफ की तरह घर के कामों में इतनी मग्न थी कि वह दरवाजे को खोलने तक बड़बड़ाती जा रही थी। वह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। ये देख उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तभी वह नीचे की ओर देखती है तो उसके कानों में रोते हुए बच्चे की आवाज आती है और दहलीज पर एक अंगूठी की डिब्बी रखी देखती है। रंजना ये देख अपना माथा पीट लेती है। ओफो, ये मेरे पड़ोसी और उनके बच्चे भी ना कितने दयालु हैं। रोज कुछ न कुछ तोहफा भेज ही देते हैं। ऊपर से कुछ तो बच्चे की आवाज सुनकर मुझे छेड़ भी रहे हैं। अरे अब मेरी उम्र नहीं रही बच्चा पैदा करने की। तुमको खेलने के लिए मैं बाबू नहीं दे सकती अब। रंजना अपने बदमाश अंदाज में बोली और अंगूठी की डिब्बी को ऊपर उठाकर निहारने लगी। दरअसल रंजना का स्वभाव इतना मिलनसार था कि बदले में मोहल्ले पड़ोस के लोग उसे आए दिन कुछ न कुछ देते रहते थे। रंजना खुश होकर अंगूठी की डिब्बी को खोलती है तो उसके अंदर एक नीले नग की एक सुंदर अंगूठी निकलती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर इतनी महंगी चीज क्यों दी इन सब ने? रंजना जैसे ही अंगूठी को छूती है उसमें से नागिन का विशाल फन फुफकारता हुआ निकलता है और रंजना के माथे पर डस लेता है। रंजना वहीं फर्श पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। तड़प रही रंजना की धुंधली आंखें देख रही थी कि किचन में एक लड़की खड़ी होकर जोरों से हंस रही है। तुझे तड़पता देख सुकून मिल रहा है रंजना। पानी पानी। जतिन अपने कॉलेज के लिए अपनी जीप से जा रहा था। बड़ा ही खुश लग रहा था। आज टिफिन में माँ ने सारिका की पसंद का खाना भेजा है। वो देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। वैसे भी घर से दूर रहने वालों को कहाँ ही घर का खाना मिलता है। शायद इसी बहाने उसकी और मेरी पक्की दोस्ती हो जाए और क्या पता फिर प्यार। आए हाय जतिन। जतिन अपनी ही धुन में जीप चला रहा था कि तभी अचानक एक दुपट्टा उड़कर आता हुआ जतिन के मुंह पर आकर गिरता है और उसकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। वह झट से ब्रेक लगाता है और गुस्से से दुपट्टा हटाता है। What the hell यार, अगर ब्रेक नहीं लगाता तो सीधे खाई में गिर जाता ना। ये लड़की अपना दुपट्टा भी नहीं संभाल सकती क्या? बैठी होगी किसी चट्टान की आड़ में अपने बाबू के साथ और इनके इश्क के चक्कर में जिंदा लौंडा निपट जाता अभी। हाँ। जतिन गुस्से से जीप का दरवाजा पटकता हुआ बाहर आता है और इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में रोने की आवाज आने लगती है। कौन है? अरे मैडम, अगर आप दुपट्टे के लिए रो रही हैं तो ले लो, मैं चुन्नी लेकर थोड़ी भागूंगा। ऐसा जनाना शौक नहीं है मेरे को। लो अपना दुपट्टा ले लो। तभी उसे रोती हुई लड़की की आवाज आती है। नहीं चाहिए, अपनी बीवी को दे देना। ये सुन जतिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस आवाज की ओर बढ़ता है। बीवी? अरे ऐसे कैसे राह चलते को तुम कुछ भी बोल रही हो लड़की? जतिन उस ओर जाकर देखता है तो एक सुंदर सी लड़की गहरी खाई के किनारे पर खड़ी है। तेज हवाओं से उसके बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। जतिन उसे जैसे ही देखता है देखता ही रह जाता है। तभी उसका ध्यान हटता है। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जरा सा भी पाँव इधर उधर हुआ तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। बचना चाहता ही कौन है दोस्त? अरे बाबा, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा जरा साइड होकर बात करते हैं ना, तुम गिर जाओगी वरना। ध्वनि पलटकर जतिन की ओर देखती है और मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछती हुई खाई में कूद जाती है। जतिन बहुत चक्का सा उसे देखता रहा। वह लड़की की ओर हाथ बढ़ाता रह गया पर तब तक वह कूद चुकी थी। जतिन के पांव कांपने लगे। वो जैसे ही अपनी जीप निकालकर कॉलेज की ओर निकलने गया
तभी वह देखता है कि खाई में कूदने वाली लड़की का दुपट्टा तो उसके हाथ में लिपटा रहा है। वह घबराकर उसे जीप से बाहर फेंक देता है। आज जो घटना हुई उसके बाद क्या ही कॉलेज जाऊंगा, वापस घर ही लौट जाता हूँ। बताओ यार, मरने से पहले कोई मुस्कुराता है भला? जतिन ने अपनी गाड़ी घुमा ली और जैसे ही वह उस रास्ते से गुजरने लगा और उसका फेंका हुआ दुपट्टा उड़ता हुआ फिर उसी के गले में आकर पड़ता है। जतिन तो घबराता हुआ वहां से फटाफट घर पहुंच जाता है। वह दरवाजे पर घंटी बजा रहा था, इस बात से बेखबर कि सुबह उसकी माँ रंजना के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? अब ये मॉम गेट क्यों नहीं खोल रही है? तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। रंजना सामने मुस्कुराते हुए खड़ी रहती है। ना ही उसका चेहरा नीला था, ना ही सांप के डसने का कोई निशान, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जतिन रंजना से कुछ नहीं कहता, ना ही वह जतिन से कुछ कहती है। दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। आखिर रंजना के साथ जो हुआ वो सच था या छलावा, यह कोई भी नहीं जानता था। दक्षा अपने छोटे से घर में बड़ी खुश थी, ज्यादा तृष्णा नहीं थी उसमें। वो और उसका पति हंसराज पंडित वाला काम काज करके अपना गुजारा बसर कर रहे थे। बिटिया आज बिना विभूति लगाए ही चली गई दक्षा, ऐसा कभी होता तो नहीं है। हरी जी, बिटिया जब आएगी तो आप खुद ही लगा देना, इतना क्या सोचना। तभी दक्षा के घर का दरवाजा खटखटाता है और सामने उसकी बेटी ध्वनि खड़ी होती है। हंसराज उसे बुलाकर विभूति तो लगाता है, मगर ध्वनि उसे खाई में कूदने की बात छिपाए रखती है। बिटिया तू कभी मेरा आंगन छोड़ के मत जाना, समाज मुझे गालियां तो बहुत देगा कि बाप होकर बेटी को कुंवारा रख दिया, मगर मैं तुझे कहता हूँ, खुद से कहता हूँ, तू मेरा बेटा है, कोई बेटी नहीं जिसे पढ़ाई कर दूं। ये सुन दक्षा और ध्वनि दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। दोनों हंसराज के सीने से लग जाती हैं। इतना सुंदर परिवार था, पर फिर भी ध्वनि खाई में कूदने पर क्यों तुली थी। ध्वनि शाम ढलने पर अपने कमरे में आती है और आईने के सामने खड़ी होकर खूब रोती है। ये कैसा अभिशाप है मेरे जीवन का, मैं मरना चाहूं भी तो भी मर क्यों नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं चाहिए मुझे ये जीवन। ये कोई पहली बार नहीं था जब ध्वनि ने खुद को खत्म करना चाहा था। वह बहुत बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी थी, मगर मरती ही नहीं थी। उधर जतिन भी आज की घटना के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा था। अगला दिन उगता है और सब अपना काम करने निकल पड़ते हैं। जतिन जा रहा था कि उसकी जीप के आगे ध्वनि आकर खड़ी हो जाती है। वह जोर से ब्रेक लगाता है। तुम पागल हो क्या लड़की? मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने को। मेरा दुपट्टा दो, वरना सूट की मैचिंग खराब हो जाएगी। बाबा ने बहुत प्यार से लाकर दिया था। ध्वनि जतिन की जीप से दुपट्टा लेकर बिना कुछ बोले ही चलने लगती है। कितनी मासूम थी ना वो। पर ये तो कल यहाँ से कूद गई थी। एक सेकंड, भूतनी जी रुको तो। ध्वनि रुकती है और जतिन की ओर पलटकर देखती है। ध्वनि की आंखों में एक अलग सी बेबसी थी, एक दर्द था, जिसे देख जतिन उसकी ओर खींचा चला गया। तुमने तो कल यहाँ से छलांग मार दी थी ना, फिर आज यहाँ, वो भी एकदम ठीक। मैं ये देख थोड़ा डर गया था, इसीलिए भूतनी कहा। पर नहीं मरी, बच गई। कमबख्त मौत भी मेरी सगी नहीं है। मौत भी का मतलब? मैं कूद ली हुई हूँ। बचपन से खुद को ब्राह्मण कुल का समझती थी, मगर सच पता चलने के बाद तो मुझे मेरी असली कुल, वंश, खून कुछ भी नहीं पता। मेरे सवाल मुझे पागल कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद कौन प्यार करेगा मुझसे? इससे अच्छा मैं खुद को खत्म ही कर लूं। ये सुनते ही जतिन ध्वनि को गले लगा लेता है। कोई करे ना करे, ये दोस्त है ना, ये तुम्हारे सवालों के जवाब लाएगा। जतिन की वजह से आज पहली बार ध्वनि ने मरने का इरादा छोड़ा। अब वो दोनों रोज मिलने लगे। ध्वनि के अंदर का बच्चा कभी जतिन को हंसाता तो कभी चूड़ियों के रंग पर घंटों बात करती। और एक दिन, मुझसे शादी करोगी ध्वनि? ध्वनि के लिए ये बात अजूबे जैसी थी। उसे जतिन से मिले दिन ही कितने हुए थे। ध्वनि, ज्यादा जान लेने से मेरे मन में सवाल पैदा हो, उससे अच्छा है कि एक दूसरे के होकर क्यों ना साथ मिलकर सब सवालों के जवाब ढूंढे। पर तुम्हारी घरवाली? तुमको पलकों पर बिठा कर रखेंगे वो, पर मैं उनको तुम्हें सीधे बीवी बनाकर मिलाऊंगा, ताकि वो कोई किंतु परंतु ही न कर सके। ध्वनि की सपनों भरी जिंदगी का एक बड़ा सपना सच होने जा रहा था। उस दिन ध्वनि और जतिन के बीच प्यार ने सारी हदें भी तोड़ दी थी। ध्वनि ने खुद को इतना स्पेशल कभी नहीं समझा था। शादी का दिन आता है। दक्षा और हंसराज ने मंदिर में दोनों की शादी की तैयारी करी। ध्वनि दुल्हन बनी खड़ी थी और जतिन का इंतजार करने लगी। घंटे बीत गए पर जतिन नहीं आया। पापा, वो आया ही नहीं। हंसराज भी जतिन का फोन ट्राई कर रहा था, पर फोन बंद था। ध्वनि ने अपनी आस छोड़ दी और वहीं बैठकर रोने लगी। मैं कैसे भूल गई, जिसकी जिंदगी में असली माँ बाप तक नसीब नहीं हुए, वो प्यार में भी अनाथ ही रहेगी ना। क्यों माँ बाबा, क्यों छिपाया?
ये सुनकर दक्षा और हंसराज एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और तभी दक्षा हंसराज के आगे हाथ जोड़ती है। समय आ गया है। हंसराज ध्वनि के पास जाता है और उसके गले में बंधा काला धागा निकाल देता है। जैसे ही धागा उसे छोड़ता है, ध्वनि का शरीर नागिन के शरीर में बदल जाता है। नहीं, ये क्या है? तुम एक नाग कन्या हो बिटिया। ध्वनि अपने ही सच से बेखबर थी, पर जतिन मंडप में क्यों नहीं आया? ध्वनि अपना ही सच देखकर हैरान थी। तभी शिवजी की मूरत चमकती है। बाबा, मगर ये कैसे? मुझे पता चला कि मैं आपकी बिटिया नहीं हूँ। मैं वह सच नहीं झेल सकी, तो ये कैसे झेलूंगी? मुझे तो एक आम जिंदगी ही जीनी थी। माँ, ये क्या है? ध्वनि, तुम कोई हारी हुई लड़की नहीं हो जो रो रही हो। तुम नाग कन्या हो, यही तुम्हारी पहचान है। महाराज, भगवान, अगर यही मेरी पहचान थी तो मानव रूपी शरीर देकर, मानव रूप देकर मुझे आज तक ये पहचान क्यों दी कि मैं एक सामान्य लड़की हूँ? तुम्हारा मकसद क्या है वो तुमको तुम्हारे माँ बाप अवश्य बता देंगे। बस याद रखना, तुम स्कूल की आखिरी पीढ़ी बची हो। अपने सर्पकुल के साथ साथ तुमको मानवता को भी बचाना है। एक नाग कन्या क्या होती है तुम अब जानोगी। और रोशनी गायब हो जाती है। दक्षा और हंसराज ध्वनि को संभालते हैं। घर चल बिटिया, वहाँ चलकर तुझको सब सच बताते हैं। हंसराज ने उसके गले में वह काला धागा फिर से पहना दिया और तीनों घर लौट आए। ये बात 20 बरस पहले की है, जब तेरे बाबा मंदिर में पंडिताई करने के अलावा नागलोक में भी बुलाए जाते थे। इनके ज्ञान के आगे तो नागराज भी अपना फन झुका लेते थे। फिर एक दिन नागराज ने नागरानी की सोनी गोद के बारे में इनसे पूछा। पंडित हंस, मुझे ताकत, आडंबर, धन, शक्ति से कैसा मोह? अगर संतान मिल जाए तो मैं तो सबसे धनी स्वयं ही हो जाऊंगा। ये सुन हंसराज मुस्कुराया। कितना सुंदर विचार नागराज। क्या मैं नागरानी की मस्तक रेखा देख सकता हूँ? और हंसराज नागरानी की मस्तक रेखाएं पढ़ता है और उसे पढ़कर निशब्द होकर वहीं खड़ा रह जाता है। हंसराज का चेहरा एकदम उतर गया था। क्या हुआ हंस, बताओ। नागराज, आपको संतान सुख निश्चित है, मगर आपकी संतान को आपके रूप में माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वहाँ खड़े सिपाही हंसराज पर तलवार लगा देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो हंसराज? गुस्ताखी माफ करना नागराज, मगर यही सच है, आपकी संतान एक कन्या होगी। ये सुनकर नागरानी बड़ी खुश होती है। किंतु जिस दिन वो जन्म लेगी, नागलोक पर जोरदार हमला होगा और वो हमला करने वाली होगी नागरानी। ये सुनते ही नागरानी और नागराज के होश उड़ जाते हैं। उनको हंसराज की बात पर बहुत आश्चर्य होता है और गुस्सा भी आता है, जिसकी वजह से नागराज हंसराज को नागलोक में दोबारा ना आने के लिए कहते हैं। तुम हमारे कुल के पंडित रहे हो, इसलिए तुम्हारा मान रखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श रहा हूँ। हंसराज तो वहाँ से चला गया, मगर नागराज की तरह है वह उतना ही परेशान रहने लगा। कुछ दिनों में रानी की कोख भर गई और नागलोक में खुशियां फैल गई थी, मगर हंसराज को नागराज के परिवार की चिंता सताने लगी। वह दक्षा से सारी बात कहता है। नहीं जी, आप इस नाग परिवार के चक्कर से दूर ही रहो। हम सामान्य मनुष्य हैं, हम इनकी बराबरी थोड़ी ही कर सकते हैं। कल को आपको कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? और मेरी इस कोख में भी तो अभी एक जान पल रही है। दक्षा हंसराज को ऐसा करने से रोक देती है। वक्त बीत रहा था। वहां नागराज के मन में नागरानी को लेकर एक संशय तो आ ही गया था। रानी, तुम सचमुच हमारे परिवार को चाहती हो ना? ये कैसा सवाल है स्वामी? भला मेरा आपके अलावा और है ही कौन? नागराज नागरानी को गले लगा लेते हैं और नियति के लिखे को शिवजी के हाथ में छोड़ देते हैं। एक दिन हंसराज सो रहा था, तभी उसे एक स्वप्न आता है और वह चमक कर उठता है। ए जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना पंडित जी? नहीं, सब ठीक नहीं है दक्षा, तुम यहीं रुको, मुझे नागराज को बहुत जरूरी बात बतानी है। मगर हमारा बच्चा किसी भी वक्त जन्म ले सकता है, आप यूं ना करिए। हमारे परिवार से बड़ी चीज और क्या है अभी आपके लिए? नाग परिवार की रक्षा। शिवजी हंसराज की निष्ठा देखकर खुश हो रहे थे और हंसराज नागलोक के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। उधर नागरानी संतान को जन्म देती है। हंसराज के मुताबिक रानी ने कन्या को जन्म दिया था। सब बहुत खुश थे और तभी नागराज को हंसराज की बात याद आती है। आज अगर पंडित हंस होते तो वो हमारी बच्ची का नामकरण जरूर करते। स्वामी, बुला लीजिए उनको, जरूर उनसे नियति को पढ़ने में भूल हुई है, मगर है तो आखिर हमारे वफादार।
ये देख नागराज सिपाहियों को पंडित को बुलाने के लिए बुलवा देते हैं। दूसरी ओर हंसराज तेजी से नागलोक की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले अनर्थ नागराज तक पहुंचे, मुझे ही जाकर उनको बताना होगा कि मैंने नागरानी की मस्तक रेखाओं में जो देखा वो कोई झूठ नहीं बल्कि सच है, मगर आधा सच। नागरानी नागलोक पर हमला तो कर रही थी, लेकिन कुल के नाश के लिए नहीं बल्कि कुल को बचाने के लिए, वो भी किसी और से नहीं बल्कि उससे ही। नागराज नामकरण की पूजा की तैयारी कराते हैं और सब लोग शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। कुछ मांगू आपसे? बोलो प्रिय। हम हमारी बेटी का नाम स्वयं रखें, वो भी मिलकर। मेरा वर्ण होगा ध। मेरा वर्ण होगा व। और तभी हंसराज भी नागलोक पहुंच ही जाते हैं और हाफता हुआ बोलता है, ना ना ना। अरे हंस, वाह क्या सुझाव है। धा व ना के मिलने से तो ध्वनि बना। हमारी बेटी का नाम होगा ध्वनि। और ये सुनकर सब नागलोक वासी बड़े खुश होते हैं। राजकुमारी ध्वनि की जय हो, राजकुमारी ध्वनि अमर रहे। हाँ हाँ, राजकुमारी ध्वनि की जय हो, राजकुमारी ध्वनि अमर रहे। नागराज ने नागरानी को सहलाया और अपनी बच्ची का माथा चूम लिया। वही नागराज हंसराज को वापस देखकर खुश तो थे, वो जाकर उसे गले लगाते हैं। नागराज, यहाँ से भाग जाइए, भागिए। मेरी भविष्यवाणी एकदम सही थी, मगर जो थी वो आधी थी। नागलोक और आपके कुल को नागरानी से नहीं बल्कि मानिक से खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। मैंने देखा कि नागरानी तलवार चलाते हुए नागों का गला काट रही है, मगर वो ऐसा अपने बचाव में कर रही है। ये सुन नागराज और नागरानी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। माणिक का नाम सुन के नागरानी के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया था। आप यहाँ से अभी निकलिए, समय बहुत कम है, मानिक किसी और आ रहा है। हंसराज, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ अभी। ये सब हमारे लोग हैं। एक राजा अपनी प्रजा को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, पर तुम अपने साथ रानी और ध्वनि को ले जाओ। स्वामी नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है रानी। हमारे बच्चे को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ यहाँ से। मगर नागरानी कहीं नहीं जाती और थोड़ी देर में ढेर सारे नाग बिच्छुओं और नवेलों की पलटन के साथ माणिक उस ओर आता है। लगता है जश्न चल रहा है, पर मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। ऐसी भी क्या नाराजगी नागराज जी। हाँ, देखो तो बच्ची का। और माणिक ध्वनि के पास जाकर उसे घूरता है तो वो मुस्कुरा देती है। दूर हटो हमारी बच्ची से। अरे, अपनी ही भांजी से दूर करोगी मुझे जीजी? भाई हूँ तेरा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। भाई होते तो नागलोक में बिच्छू और नेवलों की पलटन नहीं लेकर आते। अब अपनी ही बिरादरी वालों से मदद तो मांगनी ही पड़ेगी ना, वो नागमणि जो हासिल करनी है। और माणिक शिवलिंग पर लिपटे नाग की मूर्त की ओर देखता है। तभी नागरानी उस पर हमला कर देती है। हमला होते ही माणिक क्रोध में आकर विशाल काले बिच्छू का रूप धारण कर लेता है। ये देख हंसराज को समझ नहीं आता कि एक नागिन का भाई बिच्छू कैसे हो सकता है। जीजी, मैं तुझसे प्यार से ही बोलता आया हूँ आज तक। ये इतनी बड़ी फौज लाने पर तूने मुझे मजबूर किया। अपनी जीजी पर आवाज उठाने से पहले इस लोक के नागराज से बात कर। सिपाहियों, आखिरी सांस तक लड़ना है, मगर इस जगह पर दुश्मनों को नहीं आने देना। नागलोक में जंग का ऐलान हो गया था। ये देख हंसराज नागरानी को बचाकर वहाँ से महफूज जगह ले जाने लगते हैं। नागराज इतनी बड़ी सेना के आगे कमजोर पड़ने लगी। तभी माणिक आकर नागराज की गर्दन दबोचता है। क्या हुआ जीजू? एक बिच्छू के हाथ मरना शर्म की बात लग रही है। चलो, तुम्हारे लिए बराबरी का खेल करता हूँ। माणिक एक चुटकी बजाता है और बिच्छू से काले नेवले में बदल जाता है। फिर चुटकी बजाता है और वह फिर काले नाग में बदल जाता है और नागराज की गर्दन को काट डालता है। नागराज ने वही दम तोड़ दिया था। एक पल में ध्वनि आधी अनाथ हो गई थी। उधर नागरानी तलवार उठाकर अपने पीछे आ रहे नेवले बिच्छू दुश्मन नाग सबको काटती जा रही थी। हंसराज रानी का साहस देखता ही रह गया। सचमुच एक माँ बनने के बाद औरत जो योद्धा बन जाती है, उसकी बराबरी जगत की कोई शक्ति नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। नागरानी, आपको मेरा नमन। हंसराज ये कहते हुए जैसे ही झुकता है, माणिक दूर से ही अपने जहर का डंक नागरानी के माथे पर मारता है और नागरानी भी खत्म होने लगती है। पर उससे पहले वो हंसराज के कान में कुछ तो कहती है और अपने हाथ से पृथ्वी पर जाने का द्वार बनाती है। मेरी बच्ची, ध्वनि को लेकर भागो हंसराज। हंसराज ध्वनि को लेकर जैसे ही उसमें घुसता, माणिक भी उस ओर भाग कर आता है, पर नागरानी तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करके वह रास्ता बंद कर देती है। जीजी, ये क्या किया तूने?
बदला कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सिपाहियों, पृथ्वी पर जाकर इसे ढूंढो और खत्म कर डालो। नहीं। और वह दम तोड़ देती है। हंसराज जंगल से भागता हुआ अपनी कुटिया में हांफता हुआ घुसता है। वहां दक्षा के भी बच्चा होने वाला था। तभी वह दक्षा को सारी बात बताता है। दक्षा दर्द से बिलख रही थी कि तभी उसे भी एक लड़की होती है। हंसराज ये देख बड़ा खुश होता है। देख तो दक्षा, भगवान ने हमें 2 बिटियाएं दे दी हैं। दक्षा ध्वनि को भी सीने से लगा लेती है। तभी माणिक के भेजे हुए नेवले बिच्छू रूपी सिपाही हंसराज की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। उनकी हलचल सुनकर हंसराज दक्षा की ओर देखता है। हे जी, वही करिए जो आपका धर्म आपको कहता है। मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। ये सुनते ही हंसराज ध्वनि को तो वहीं खाट पर दक्षा के पास छोड़ देता है और दक्षा और उसकी बिटिया को उठाकर पीछे से निकालकर जंगल में भागने लगता है। दक्षा मुंह में कपड़ा दबाकर अपना रोना रोक रही थी। इस माँ का भी हृदय आंसुओं का दरिया हो चुका था, जिसमें उसकी सारी ममता समा गई थी। वह ध्वनि को सीने से लगाकर खूब रोती है। मेरी बच्ची। उधर हंसराज को देखते ही माणिक के लोग उस पर हमला करके बच्ची छीन लेते हैं और उसे दरिया में धकेल देते हैं। बच्चे के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हंसराज तो दरिया में बहने से बच गया, लेकिन एक बाप की नई जन्मी बेटी को ना बचा सका। इस तरह हंसराज ने अपनी वफादारी पूरी की। उस दिन से दक्षा और हंसराज ने ध्वनि को अपना ही बिटिया बनाकर रखा और इस तरह वो नाग कन्या हमारी बेटी बन गई। इतना बड़ा त्याग, वो भी मेरे लिए। माँ पापा। ध्वनि की आंखों में आंसू नहीं बल्कि वही दरिया बह रहा था। वह जाकर दोनों के गले लग गई। माँ पापा, आप दोनों तो मेरी माँ बाप बन गए, मगर मैं आपकी बेटी ना बन सकी। जिसको जीवन देने के लिए आपने अपने ही संतान के प्राण भी मेरे लिए कुर्बान करा दिए, मैं आपको ही कोस रही थी। बहुत बुरी हूं मैं। ना ध्वनि ना। बिटिया, तो कैसे बुरी हुई? माना मेरी कोख से निकली वो गुड़िया मेरे पास नहीं रही, मगर जब तूने इस छाती से लगकर मेरा दूध पिया तो मुझे तू अपनी ही लगी, मेरी बिटिया। शिव ने हमसे एक बेटी छीनकर दूसरी तुरंत दे दी थी, तो हम कैसी शिकायत करेंगे ध्वनि? माँ पापा, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और ध्वनि दौड़कर हंसराज और दक्षा के गले लगती है। तभी उसके गले से वो धागा खुल जाता है और वो उनकी बाहों में ही नागिन रूप में आ जाती है। ये क्या? सॉरी। मेरी प्यारी बिटिया, तेरा सच हमारा भी सच है और इससे हमें बहुत प्यार है। प्यार का नाम सुनते ही ध्वनि की आंख नम हो गई और उसे जतिन की याद आती है। ध्वनि वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है और खिड़की में खड़े होकर नम आंखों से आसमान को देखती है। तभी उसे आसमान में जतिन की परछाई दिखती है, जिसे देख वह फिर से फूट फूट कर रोती है। तभी वहां उसके माँ बाबा नागरानी और नागराज भी आ जाते हैं। आज का दिन कितना मनहूस था। माँ बाबा, अपना प्यार खो दिया, ये नागिन बन गई और पता चला कि मेरे माँ बाबा मर चुके हैं। और ये जो 2 लोग बाहर हैं जो मुझे अपनी औलाद मानते हैं, ये मुझको बचाने के लिए अपनी ही बेटी कुर्बान कर चुके हैं। ये सब क्या हुआ मेरी जिंदगी में? हाँ, बोलो ना, क्या हुआ? मैं कितनी मनहूस हूँ। क्यों नहीं आए जतिन तुम? क्यों? क्यों 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 क्यों? कहीं वह मेरा सच तो नहीं जान गया और फिर डर कर? हे शिवा, ये तूने कैसा बनाया मुझे? मैं तो इंसान ही ठीक थी। ध्वनि अंदर से टूट चुकी थी और वह सारी गलती खुद की मानकर खुद को चाटे पर चाटे लगाने लग जाती है। आसमान में देख रहे उसके नाग नागिन माँ बाबा की आंख में भी अश्रुधारा बह रही थी, पर ध्वनि की मदद कोई नहीं कर सकता था। तभी अचानक से सड़क पर ध्वनि के चेहरे पर कांच का फोकस गिरता है। वह बार बार चेहरे पर गिरने से ध्वनि का ध्यान रोने से भटक जाता है। क्या है? कौन है वहां? इडियट! चैन से प्यार नहीं करने दिया तो रोने तो दो, कम से कम। परेशान कर रखा है। ध्वनि गुस्सा करके खिड़की बंद कर देती है और सो जाती है। अगला दिन होता है। आज पहली बार ध्वनि मानव की तरह नहीं बल्कि नागिन की तरह सोकर उठी थी। ध्वनि आईने के सामने जाकर अपनी पूंछ छूकर देखती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई प्रैंक हो और जतिन और माँ बाबा मिलकर मुझे सता रहे हो। जतिन की तो आदत भी है मुझे तंग करने की।
ध्वनि एक सुई उठाती है और अपनी पूंछ में जोर से चुभोती है, जिससे वहां से खून छूटने लगता है। आउच! माँ, यानी कि सब सच है। ओह नो! ध्वनि धागा पहन लेती है और मानव रूप में आ जाती है। वह नहा धोकर तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी कि तभी वह देखती है कि कांच में जतिन की परछाई थी। वह ध्वनि को थामकर उसकी गर्दन को चूमता है। आ गई तुम? कितना सताया मुझे। कहाँ चले गए थे? पर वह जैसे ही पलटकर देखती है वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ध्वनि को जतिन की बहुत कमी खल रही थी और ना ही उसका कोई ठोर ठिकाना पता था। वह एकदम कहीं गुप्त सा हो गया था। बस बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है अब। ध्वनि अपने माँ बाबा के पास जाती है और रोते हुए कहती है, यहाँ रही तो जतिन की याद में पागल हो जाऊंगी। आज समझ आ रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करने लगी थी, मगर मेरे लिए इधर रहना मुश्किल हो रहा है। जहां देखो सिर्फ उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ माँ बाबा। मुझे यहाँ से दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। मुझे जतिन की जरा भी याद ना आए। ध्वनि मायूस होकर घर से बाहर चली जाती है और खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहां वह जतिन से पहली बार मिली थी। काश उस दिन तुम मुझे मरने से नहीं रोकते। काश उस रोज तुम मुझे मिले ही ना होते। और ध्वनि खाई में कूद जाती है, मगर वह नीचे गिरते गिरते नागिन रूप में आ जाती है और वह फिर से ऊपर आकर कूदती है, मगर फिर नागिन रूप में आ जाती है। क्यों कर रही हो ये सब? मेरा अगर जीवन पर काबू ही नहीं है तो कम से कम मौत पर तो काबू रहने दो। मरने दो, प्लीज मरने दो। तभी वहां एक तेज रोशनी आती है जिसमें से ध्वनि के लिए एक संदेश आता है। ध्वनि, जीना मरना सब सृष्टि के हाथ में होता है। अगर नियति चाहती है कि तुम नहीं मरो तो तुम चाहकर भी नहीं मर सकती। यह सब तब तक जब तक तुम्हारे जीने का उद्देश्य ना पूरा हो जाए। तुम अपना बदला ना ले लो। तुम बरसों पुराना वो अधूरा बदला लेना ही होगा ध्वनि, तभी तुम्हारा जीवन आजाद होगा। ये सुन ध्वनि हैरान थी। उसने अभी तक बदले के बारे में तो सोचा ही नहीं। वह घर पहुंचती है तो हंसराज और दक्षा ने अपनी कुछ पूंजी और उसके दूसरे शहर की टिकट्स बुक कर रखी थी। तुझे हमेशा बाहर के कॉलेज में पढ़ना था ना? जा अपना सपना पूरा कर। और हाँ, हम दोनों तुझे कितना प्यार करते हैं, याद रखना। हमारी ममता तुझे कभी भी अकेला नहीं महसूस कराएगी। जा बेटिया, आजाद रहे अपनी डरावनी यादों से। शिव शंभू तुझे सब कुछ दे। वहाँ तू अपनी मौसी चेतना के यहाँ रहेगी। दक्षा और हंसराज ध्वनि को नई यात्रा के लिए विदा कर देते हैं और ध्वनि उस जगह और जतिन की यादों से बहुत दूर आ जाती है। कॉलेज का पहला दिन। मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। मुझे पता ही नहीं है कि बदला लेना किससे है। फिलहाल के लिए तो क्यों ना मैं इन किताबों से सारा बदला निकाल लूं। क्लास शुरू होती है। ध्वनि के आसपास बाकी बच्चे भी बैठे थे, मगर उसके बगल वाली सीट खाली थी। मुझे क्लास में 100% हाजिरी चाहिए, बोला था ना? पीछे बैठी एक कूल सी लड़की काजल उठती है। मैम, मैं अभी जाकर इसे बुला कर लाती हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगी। हे यू, न्यू एडमिशन, तुम भी जाओ काजल के साथ। पता चले ये भी गायब हो गई। काजल ध्वनि के साथ दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और अंदर जाकर एक बंद दरवाजे से चिल्लाती है, अभी चिरकुट, तेरी वजह से आज फिर टीचर हमको सुना रही है। तो टाइम पर क्लास में क्यों नहीं आता बे? अंदर से कांपती सी आवाज आ वो मैं डर जाता हूँ क्लास में। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ। काजल, मेरा पेट खराब है। कहीं क्लास में कुछ धूम धड़ाका हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम जाओ। ध्वनि उत्सुकतावश पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। अजीब बात है, शहर में भी ऐसे डरपोक लोग होते हैं क्या? हाउ फनी। तभी दरवाजा खुलता है और उसके अंदर बैठा लड़का मुंह छिपाता हुआ वहां से बाहर भाग जाता है। ध्वनि हंसकर वहां से चली जाती है। आज क्लास ना होने की वजह से सब घर लौट जाते हैं। कैसा रहा तेरा दिन? क्या यार मासी, ये बड़े शहर में भी लोग डरते हैं क्या? वो किसी की वजह से आज क्लास ही नहीं हुई। ध्वनि अपने कमरे में चली जाती है। तभी चेतना के पास कॉल आती है। ध्वनि ठीक है ना? हाँ जीजा जी, एकदम ठीक है। आज कॉलेज भी होकर आई है, आप चिंता ना करो। चिंता तो है ही चेतना। ध्वनि जानती नहीं है कि हमने उसे वहां किस कारण से भेजा है। बस सब ईश्वर के हाथ में ही है। शिव शंभू मेरी बेटी का मार्गदर्शन करें। ध्वनि को बार बार बाथरूम में बैठे उस लड़के की कांपती आवाज सता रही थी। ये वैसी ही आवाज थी जैसे ध्वनि जतिन को पुकार रही थी और उसे फिर से जतिन की याद आखिर आ ही गई।
मेरा पेट इतना क्यों दुख रहा है? आह! ध्वनि दौड़कर बाथरूम में जाकर बेसिन में उल्टियां करनी शुरू कर देती है और उसके मुंह से जो निकलता है उसे देख वह हैरान थी। मुंह में से मकड़ी का गुच्छा निकलकर बेसिन में गिरता है। हे भोले, ये क्या? ये मकड़ियां मेरे मुंह से कैसे निकली हैं? तभी बेसिन में एक मकड़ी ध्वनि की ओर घूरती है और उस पर हमला करने वाली होती ही है कि ध्वनि उनको तुरंत बहा देती है। मगर एक मकड़ी आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, कमरे जितनी। ये देख ध्वनि को बहुत डर लगता है। मकड़ी अपनी टांगों से ध्वनि पर हमला करती है। क्या हो तुम? और ये सब क्यों? दूर हटो। ध्वनि फर्श पर गिर चुकी थी। वह इधर उधर होकर मकड़ी के हमले से बच रही थी, मगर उसके हाथों पर हमले के निशान भी थे। तभी इतनी मूवमेंट से ध्वनि के गले का धागा खुल जाता है और वह अपने नागिन रूप में आ जाती है। अब रुक मकड़ी की बच्ची, मैं भी मेरा कुंग-फू तुझे दिखाती हूँ। ध्वनि मकड़ी को पूंछ में लपेटकर इधर उधर पटकती है और 2 टुकड़े कर देती है। चारों ओर बस मकड़ी का हरा खून फैला हुआ था। ये सपना था? हाँ, सपना ही था, कुछ भी नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक है। ध्वनि बेटा, सब ठीक है ना? मुझे तेरी चिल्लाने की आवाज आई थी। घबराकर ध्वनि फटाफट बाथरूम साफ कर उस मकड़ी के 2 टुकड़ों को फ्लश कर देती है और धागा पहनकर मानव रूप में बाहर आ जाती है। हाँ मासी, सब ठीक है ना? वो बस अंदर एक मकड़ी थी जिसे देख मैं डर गई थी। हे राम, तेरे हाथ पे चोट कैसे? अरे मेरी दूसरी माँ, ये चोट नहीं, बस खरोच है, लग गई होगी। अब तुम आराम करो, जाओ जाओ। ध्वनि चेतना से कुछ नहीं कहती है और रात का समय आ जाता है। रोज की तरह आज भी उसे जतिन की याद आ रही थी। दिन गुजर रहे थे मगर उसके जख्म भर नहीं रहे थे। ध्वनि की आंखें आज फिर से नम थी। उसे खुद का जीवन आज भी शाप ही लगता है। ये सोच वह फिर से खुद को पीट कर सजा दे रही थी। सब तेरी गलती है, सब तेरी ही गलती है। तू ही दोषी है। तुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ तरस खा सकते हैं, तरस। तभी फिर से सड़क पर उसके चेहरे पर कांच का फोकस आकर गिरता है। ध्वनि इग्नोर कर देती है मगर फिर से फोकस गिरता है। ये देख ध्वनि को चिढ़ मचती है। कौन बदतमीज है ये जो कब से तक कर रहा है? शहर बदल गया मगर रात के इन बदमाशों की हरकतें नहीं बदली। आज तो इसको सबक सिखाऊंगी ही। इसे अपनी ही भाषा में सिखाना होगा। अब सुपर पावर वाली ध्वनि नागिन रूप में आकर खिड़की से ही नीचे कूद जाती है और जोश में भरते हुए सड़क की ओर बड़बड़ाते हुए जाती है। यू बदतमीज, कब से मेरे कमरे पर शीशा मार रही हो? रात में और कोई काम नहीं है क्या? ध्वनि बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वह देखती है कि सड़क पर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का था जो अपनी खराब बाइक ठीक कर रहा था, जिस कारण उसके साइड मिरर पर सड़क की लाइट पड़ रही थी और उसका फोकस ध्वनि के चेहरे पर गिर रहा था। ये देखते ही ध्वनि की बोलती बंद हो जाती है। मगर ये क्या? वह रोशनी में लड़के की गर्दन पर बना एक ईगल का टैटू देखती है। ये टैटू तो... लड़का ध्वनि की बात सुनकर पलटने लगता है मगर ध्वनि तो नागिन रूप में थी। ध्वनि सड़क पर खड़े उस लड़की की गर्दन पर टैटू देखती है तो वह तुरंत उसे पहचान लेती है। बाइक की रोशनी में वह लड़का ध्वनि की ओर आ रहा था। हैंडसम, डैशिंग। एक बार कोई लड़की देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। लड़का रात के अंधेरे में वहाँ नागिन की अजीब सी परछाई देखता है। माँ कहती थी कि रात के अंधेरे में अक्सर छलावे आते हैं, ऐसे में कभी डर जाहिर नहीं करना चाहिए। हिम्मत रख वीर, हिम्मत रख। वह जोर से आवाज लगाता है। कौन है वहाँ? देखो, मुझे कोई डर नहीं लगता है। तुम जो भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे गले में हनुमान की माला है, समझी? ध्वनि ये सुनकर घबरा जाती है। वह अपने काले धागे को ढूंढने लगती है मगर वो तो कूदते समय ही गिर गया था। इससे पहले मेरा राज इसके सामने आए, मुझे वापस इंसान बनना ही होगा। तभी वीर अंधेरी की ओर बढ़ता है कि ध्वनि को धागा मिल जाता है और ध्वनि नागिन से मानव रूप में आ जाती है। वीर उसको जैसे ही देखता है तो वह सड़क के कोने में दुबकी बैठी थी। लड़की, तुम इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर आखिर कर क्या रही हो? वो मैं वो तुम मेरी खिड़की पर कांच क्यों घुमा रही थी? मुझे लगा कोई छिछोरा ये हरकत कर रहा है तो मैं बस... तो तुम उस छिछोरे को मारने आ गई? हाँ, अरे तुम पिद्दी सी हो। रात को बाहर ना निकला करो, कोई उठा ले जाएगा। ध्वनि वीर की ओर देखती है। तुम वही हो ना जो बाथरूम में डरे सहमे से छिप गए थे? पर देखो, अभी तुम कितने अलग से लग रहे हो, जैसे वो लड़का कोई और ही हो। हाँ, अरे वो तो हम दोस्तों की क्लास ना लेने का बहाना है ताकि टीचर परेशान होकर चली जाए। तुम नई आई लगती हो, तुम भी सीख जाओगी। वेल, मैं अब चला, तुम भी घर जाओ लड़की। तभी वीर की नजर ध्वनि के हाथ पर लगी चोटों की ओर जाती है।
ये क्या है लड़की? ध्वनि देखती है कि उन चोटों में छोटी मकड़ियां बाहर निकलती हैं। ये देख ध्वनि घबरा जाती है और मकड़ी झटक देती है। ये वो कुछ नहीं, बस जंगल के पास घर है, उसी का हट जाना है, मैं चलती हूँ। ध्वनि हड़बड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और वीर भी वहां से चला जाता है। ये सब आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? ध्वनि डरते हुए सो जाती है। अगले दिन उसे अपने शरीर पर कुछ भारी भारी सा लगता है और वह तैयार होकर अपनी मासी चेतना के पास जाती है। मासी, आप यहाँ कब से रहती हैं? बरसों तो हो गई बेटी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बस मेरी एक मौसी यहाँ भी रहती है। ये बात मुझे माँ बापा ने पहले कभी बताई क्यों नहीं? ऐसे लग रहा है जैसे रातों रात कोई मौसी पैदा होकर इतनी बड़ी हो गई हो। कितनी फनी हो तुम भी, रातों रात मौसी पैदा होकर बड़ी है। ऐसा भी भला होता है क्या? पर शायद तुम्हारे माँ बाबा तुमको खुद से दूर करना नहीं चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने नहीं बताया होगा। ध्वनि को सब अजीब सा लग रहा था। वह बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकलने लगी, तभी वह चमड़ी पर फिर से मकड़ी रेंगते हुए देखती है। आउच! क्या हुआ बच्ची? मौसी, क्या यहाँ आपने बड़ी मकड़ियाँ देखी हैं? बड़ी मतलब जैसे मेरी जितनी मकड़ियाँ। बेटा, स्पाइडरमैन की मूवी असली में नहीं होती। मकड़ियां तो देखी है, मगर तुझ जितनी नहीं। चल जा, कॉलेज जा। ध्वनि चली जाती है। चेतना के चेहरे का रंग बदला हुआ था। वह जाकर फोन उठाती है और कॉल करते हुए बिच्छू मानव में बदल जाती है। हेलो, मैं बिच्छी बोल रही हूँ। हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सुरक्षा घेरा कुछ ज्यादा ही मजबूत करना पड़ेगा। ध्वनि की मौसी मानव की जगह एक बिच्छू का रूप लेती है। राज तो इस और भी छिपा हुआ है। खैर, इस बात से अनजान ध्वनि कॉलेज के लिए निकल गई थी। कॉलेज पहुंचने से पहले वह अपने हाथ के घावों पर पट्टी कर लेती है और वहां पहुंचकर वह देखती है कि आज उसके बगल वाली सीट पर वीर बैठा हुआ है। वीर ध्वनि की ओर देखता है और मुस्कुराकर उसे आंख मारता है। ध्वनि यह देख चिढ़ जाती है। अरे, तुम बैठती क्यों नहीं हो? बैठो यहाँ। वो मैम, मैं लड़की के पास नहीं बैठना चाहती। ये सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ती है। वो मैडम जी गर्ल्स स्कूल से आई लगती है, छोरा नहीं छोरियां धीरे ही बैठेगी। क्यों जीजी, सही बोली ना मैं? और सब ध्वनि को देहातन बोलकर छेड़ने लगते हैं। वीर को इस बात का बुरा लगता है। तभी वह खुद उठकर उस सीट से खड़ा होकर काजल को इशारा करता है और काजल वीर की जगह आकर बैठ जाती है, जिससे ध्वनि काजल के पास आराम से बैठती है। लड़की, कम मजाक बना लो, वरना इस सेमेस्टर में तुझको फेल करवा दूंगा। सबका अपना कंफर्ट जोन होता है। शायद ध्वनि को लड़कों के साथ बैठना कंफर्टेबल नहीं लगता होगा। इसमें हंसने की क्या बात है? हो गई सबकी पंचायत। अब सब अपनी कॉपियां दिखाओ और जो नहीं करके लाए हैं अपने हाथ उठाओ। ध्वनि नहीं आई थी तो उसे कुछ ना पता था, ना उसका काम पूरा था। तभी वहां हाथ जैसे ही उठाने लगती है, वीर उठकर अपनी कॉपी ध्वनि के टेबल पर रखकर खुद बाहर जाने लगता है। ये रही तुम्हारी कॉपी। हाँ, वो टीचर ये मेरे पास रह गई थी। लो ध्वनि। ध्वनि को वीर का इतना फ्रेंडली नेचर इरिटेट कर देता है और वह अपनी सीट से उठ जाती है। एक सेकंड टीचर, मैंने काम नहीं किया है। ये कॉपी वीर की है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं क्लास से बाहर जाती हूँ। ओ वीर, तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो। क्या बात है, अब तो तुम। ध्वनि को वीर का इतना फ्रेंडली नेचर इरिटेट कर देता है और वह अपनी सीट से उठ जाती है। एक सेकंड टीचर, मैंने काम नहीं किया है। ये कॉपी वीर की है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं क्लास से बाहर जाती हूँ। ओ वीर, तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो। क्या बात है, अब तो तुम भी आउट। जाओ बाहर दोनों। ध्वनि के साथ वीर भी क्लास के बाहर चले जाता है और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। वीर ध्वनि से कोई बात नहीं करता। तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो लड़की? नहीं, कुछ नहीं। मुझे अनजान लोगों से बात करना नहीं पसंद। पर बात नहीं करोगी तब तक तो हर कोई अनजान ही रहता है ना। ध्वनि ये बात सुनकर वीर की ओर देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी काजल भी बाहर आ जाती है और उनके बगल में खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाई लोग, यारों के साथ सजा मिलने का भी मजा अलग ही है। क्यों ध्वनि, अब तो तुम भी हमारी दोस्त बन ही गई। ध्वनि ज्यादा कुछ नहीं बोलती। अब से अक्सर वीर और काजल के चक्कर में ध्वनि को भी सजा मिलने लगी और धीरे धीरे ध्वनि और काजल की भी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों क्लास के बाहर बैठे थे। यार ध्वनि, तुझे आज 20 दिन हो गए, तूने सबसे बात करी मगर तू कभी वीर से क्यों नहीं बोलती? यह सवाल सुनकर ध्वनि मुंह फेर लेती है। वीर पिलर के पीछे छिपकर सब सुन रहा था। बता नहीं यार, तू से इतनी कटी कटी क्यों रहती है? ये सुनकर ही ध्वनि फबक फबक कर रो पड़ती है। आज वीर ने पहली बार ध्वनि को रोता देखा था। काजल, मैं वीर तो क्या किसी इस लड़के से बात नहीं करना चाहती। इन सब का अंजाम बहुत दुख देता है। जब भी किसी से बात करूंगी मुझे उसकी याद आएगी। किसकी बता?
छोड़ दिया है मैंने उसका नाम लेना। बस अब ये दिल जिस दिन उसे भी छोड़ दे तब सांस आए। काश जिस तरह उसने मुझे शादी के मंडप में खड़ा छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह मैं भी उसे जिंदगी से निकाल पाती। क्या दुल्हन बनाकर छोड़ दिया? मगर ऐसा उसने किया क्यों होगा? कोई तो वजह होगी। तूने पता करी? बता ना। चाहे कोई भी वजह हो, बात तो यही थी ना कि वह आया ही नहीं। पर क्या पता वह किसी मुसीबत में हो या फिर उसे कुछ हो गया हो जिस वजह से वह नहीं आया। कभी तूने यह सोचा? काजल की बात में दम तो था। ध्वनि काजल की बात सुनते ही सोच में पड़ गई। ध्वनि की बहती आंखों को देख वीर की आंखों से भी पानी आ रहा था। अरे ये मुझे क्यों रोना आ रहा है? मुझे ध्वनि के दुख से क्यों फर्क पड़ रहा है? ध्वनि काजल की बात सुनकर आज कॉलेज से पैदल ही निकल गई। रास्ते भर वह सब जतिन के बारे में ही सोच रही थी। काजल की बात क्या सही है? शायद जतिन किसी मुसीबत में होगा। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं। ध्वनि अपनी उलझी सोच की धुन में घर की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे नजर आता है कि मौसी चेतना बिखरे बालों के साथ घर के बाहर चारों ओर कील ठोक रही है, साथ में कुछ बड़बड़ा भी रही है। कैन क्लीन क्लान बिछ है, कैन क्लीन क्लान बिछ है। ध्वनि थोड़ा ओट में होकर खड़ी खड़ी सब देख रही थी। धीरे धीरे चेतना की हथौड़े मारने की स्पीड और बोलने की गति दोनों बढ़ जाती हैं। क्लीन क्लीन क्लान बिछा, क्लीन क्लीन क्लान बिछा, क्लीन क्लीन क्लान बिछा। तभी ध्वनि पीछे से आकर चेतना को पुकारती है। मौसी, मौसी, तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या कर रही हो? ध्वनि के टोकते ही चेतना की हथौड़ी उसी के हाथ पर पड़ जाती है और उसे चोट लग जाती है। मगर ये क्या? मौसी, ये तुम्हारे हाथ से काला काला क्या बाहर आ रहा है? चेतना तुरंत अपना हाथ ढक लेती है। कुछ नहीं बिटिया, आज तो जल्दी कैसे आ गई? आजा खाना लगा दूं। पर ये सब? कुछ नहीं, बस ये तुम्हें फ्री टाइम में ऐसे ही। आजा। ध्वनि को चेतना दिन ब दिन कुछ अजीब लग रही थी, मगर आज तो हद हो गई थी। ध्वनि अंदर जाती है। भूख नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ मौसी। और ध्वनि चली जाती है। चेतना उसे घूर रही थी और वह जाकर फिर से कीले ठोकते हुए मंत्र जाप करने लगती है। ध्वनि अपने कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। मौसी, आखिर चीज क्या है? और ये कीले, वो मंत्र और काला खून, कहीं यही तो मेरी दुश्मन नहीं? क्या चल रहा है मेरे जीवन में? क्यों सता रही है मेरी नियति मुझे? क्यों? कहाँ हो तुम जतिन, कहाँ? और ध्वनि जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे एक लाल रंग की रोशनी से भरा कमरा दिखाई पड़ता है, जिसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी मकड़ियां लटकी थी। ध्वनि हड़बड़ाकर आंख खोलती है और फिर बिस्तर पर जाकर सो जाती है। आधी रात में अचानक ध्वनि के कंबल के अंदर रोशनी आती है और वह नागिन रूप में आ जाती है। कमरे में एक तेज रोशनी पैदा होती है और अगली सुबह जब ध्वनि सोकर उठती है तो वह ध्यान नहीं देती कि वह नागिन रूप में थी। वह अंगड़ाई लेते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी होती है और वह जो देखती है उसे ध्वनि की पूरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। ध्वनि का पेट फूला हुआ था, जैसे एक गर्भवती औरत का फूला होता है। ये देख ध्वनि के होश उड़ जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ध्वनि की नींद खुलती है तो वह आईने के सामने जैसे ही अंगड़ाई लेती है, उसकी चीख निकल पड़ती है। ध्वनि की कोख बाहर आई हुई थी। वह अपना मोटा पेट देखकर घबरा जाती है। ध्वनि बस बिलख कर रो रही थी। वह आईने के सामने ही हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण करती है और नागिन में बदल जाती है। मगर अब भी उसका पेट फूला था। वह बार बार मानव से नागिन, नागिन से मानव में ऑफ ऑन हो रही थी, जैसे ही उसकी कोख नहीं मोबाइल फोन का ऑन ऑफ हो। मगर अब भी उसका पेट बाहर ही था। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ ध्वनि पहुंचती है सीधे नागलोक। नागलोक में नाग देवता उसके सामने सिंहासन पर बैठे थे। आप और मैं यहाँ कैसे? मैं इस नागलोक का नागदेव हूँ नागिन ध्वनि, या कहूँ तो सिर्फ ध्वनि। अभी तुम्हारे नागिन बनने की यात्रा पूरी नहीं हुई है। जब तुम अपना बदला लोगी तब इस नागलोक की तड़पती ज्वाला शांत होगी। नागदेव, ये क्या सब कहकर चला जा रहा है मुझे? मैं क्या बदला लूं, किससे लूं, कैसा बदला लूं? ना मुझे यह पता है कि आखिर मेरे माँ बाबा के साथ गलत करने वाला गया कहाँ। ना मुझे मेरी शक्तियाँ समझ आती है और ना ही मुझे इस नागिन रूप से कोई लगाव है। तो मुझे ही इन सभी कठिन भावों के लिए बार बार क्यों चुना जाता है? क्यों नागदेव, क्यों? बहुत बेचैन लग रही हो पुत्री, मगर इसका मात्र एक समाधान है और वो है तुम्हारी ये भरी कोख। यही है तुम्हारा बदला, यही बनेगा तुम्हारा बदला, से तुम ही बनाओगी।
तुम ही मिटाओगी। महादेव महादेव देवों के देव। ध्वनि नागदेव की बात समझने लगती है कि तभी रोशनी गायब हो जाती है और ध्वनि फिर से अपने कमरे में आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या है? ये क्या हो गया है मेरे साथ? और अब मैं ऐसे कॉलेज कैसे जाऊंगी? आज तो मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन है, ऐसे में मैं ये क्या हो गया? तभी चेतना उसकी चीख सुनकर दरवाजे पर आती है। अरे बिटिया, तेरी चीख सुनाई दी मुझे। तू क्यों चीखी थी, बता। अरे दरवाजा तो खोल, मुझे दिन ब दिन तेरी चिंता सता रही है। ध्वनि चेतना की आवाज सुनकर घबरा जाती है और बिस्तर की चादर झट से खुद पर लपेट लेती है। ध्वनि दरवाजा खोलती है। ये क्या, तू ऐसी क्यों सुकड़ी हुई सी है? तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? दक्षा को पता चला कि तू अजीब तरह बर्ताव कर रही है तो वो झट से बोल देगी कि अपनी बहन के यहाँ भेजा था और गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और बीमार पड़ गई है। नहीं मौसी, सब ठीक है। वो बस थोड़ी सर्दी ज्यादा लग रही थी। आप जाओ, मुझे कॉलेज के लिए तैयार होना है। चेतना सोच में तो पड़ गई थी मगर वह चली जाती है। मगर ध्वनि के लिए आज कॉलेज जाना समस्या बन गई थी। तब वह काजल को फोन लगाती है। बता क्या हुआ ध्वनि, आ रही है ना तू आज? काजल, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या तू मुझे पिक करने आ सकती है? मैं अकेले आज बाहर नहीं निकल सकती हूँ। अच्छा ओके, चल मैं आती हूँ। और काजल फोन रख देती है। वह अपने बॉयफ्रेंड रॉकी की बाहों में बैठी थी। वह फोन रखते ही तुरंत मुंह बनाती है। क्या हुआ जान, कौन तंग कर रहा है तुम्हें? कहो तो उठवा दूं उसे। उठवाना तो है ही, मगर ये काम तुम नहीं करोगे। और काजल वीर के पास जाती है। वीर यार, तू मेरा काम कर दोगे? वो पता नहीं ध्वनि को क्या हो गया है। उसने मुझे उसे पिक करने को कहा है। अब रॉकी के साथ मेरा ये टाइम, यू अंडरस्टैंड ना? तो क्या तू चला जाएगा ध्वनि को लेने प्लीज? वीर ध्वनि का नाम सुनते ही उसकी फिक्र में पड़ जाता है और झट से बाइक निकालकर उसके घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह ध्वनि के ख्यालों में खोया था। आज पहली बार ध्वनि मेरे साथ ड्राइव पर चलेगी। आज का दिन तो है ही स्पेशल। पहले कितने दिनों बाद आज माँ से फोन पर बात हुई और फिर आज ध्वनि के साथ बाइक राइड। थैंक यू काजल, यार भगवान तुझ जैसा दोस्त तो हर किसी को दे। वीर बड़ा ही खुश था और वह ध्वनि के घर के बाहर जाता है। ध्वनि पहले से ही बाहर शॉल ओढ़े खुद को ढककर पीठ मोड़े खड़ी थी और काजल का वेट कर रही थी। वीर पीछे से जाकर जोर से हॉर्न बजाता है। वीर ने हेलमेट लगा रखा था। मैडम चलें? ध्वनि हैरान होकर पलटती है मगर वीर को नहीं पहचानती तो वीर थोड़ा उसके साथ मस्ती करने की सोचता है। अरे मैम, आपने कैब बुक करी थी, फिर राइड कैंसिल कर दी। मैं तो यहाँ तक भी आ गया था। अब दिहाड़ी तो मेरी गई ना। अब या तो आप राइड शुरू करिए या फिर मेरा पैसा दीजिए। अरे अजीब जबरदस्ती है, कैसी राइड? मैंने तो कोई भी राइड बुक नहीं करी। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप जाओ भैया यहाँ से। तभी वीर हेलमेट बाहर निकालता है। भैया? तुमने मुझे भैया कहा ध्वनि? हाउ रूड। अब चलो, काजल ने मुझे कहा है तुमको ले जाने के लिए। ध्वनि वीर को देखकर हैरान थी पर वह वीर के साथ बाइक पर बैठ जाती है। वह शर्मा भी रही थी और डरी भी हुई थी। ध्वनि के बैठते ही बाइक दोगुनी भारी हो जाती है। ओह ध्वनि, आजकल ऐसा क्या खा रही हो तुम जो इतनी भारी लग रही हो? चल धन्नो, आज तुझे ही मेरी इज्जत बचानी पड़ेगी, वरना ये मोहतरमा तो हम दोनों को ही गिराने का सोच कर आई है। वीर बकबक किए जा रहा था। उसे ध्वनि का उसके साथ बैठना इतना अच्छा लग रहा था कि वह गाड़ी और तेजी से भगाता है। तभी ध्वनि झटके से उसके ऊपर आकर गिरती है और वह सहारे के लिए इधर उधर हाथ मारती है तो वीर ध्वनि का हाथ पकड़कर अपने पेट पर कस कर रखवा देता है। अरे हाथ रख लो बाबा, गिर जाओगी तो फिर कहोगी सहारा नहीं दिया वीर ने। और हाँ, हाथ रखोगी तो तुमको काटूंगा नहीं। चिल रहो और रफ्तार का मजा लो। ध्वनि के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और वहीं वीर की बाइक की रफ्तार भी तेज हो रही थी। तभी वहां एक बड़ा पत्थर सड़क के बीच था जिसने वीर की बाइक से टकरा जाती है और बचते बचाते भी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे ध्वनि सड़क पर जा गिरती है। आह, मेरी माँ, बहुत दुख रहा है। वीर घबराकर ध्वनि के पास जाता है और देखता है कि ध्वनि पेट को पकड़कर जमीन पर पड़ी दर्द से करहा रही है। ध्वनि, ये तुम्हारा टमी ऐसा अजीब सा मोटा क्यों हो रखा है? ध्वनि शॉल तो ढक लेती है मगर दर्द सीमा से बाहर हो रहा था जिस कारण वीर को उसकी फिक्र होती है और वह उसे गोद में उठाकर बगल के अस्पताल में लेकर जाता है जहां डॉक्टर आकर देखती हैं और वीर को भी वार्ड में बुला लेती हैं। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ध्वनि को क्या हुआ है? जी हाँ, फिलहाल तो सब ठीक है मगर प्रेगनेंसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से नजर आ रही है। 20 साल की उम्र में ध्वनि का शरीर 15 साल की लड़की जितना कमजोर लग रहा है। ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को खतरा होगा। क्या प्रेगनेंसी डॉक्टर? जी हाँ, आपकी बीवी गर्भवती है
और ये बात मेरे कहने से आपको अगर पता चल रही है तो किस किस्म पति हैं आप, जो आप इनकी भारी कोख को देखकर भी नहीं पता चला कि उनके पेट में बच्चा है। ये बात सुनकर वीर का पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। वह बिस्तर पर लेटी ध्वनि की ओर देखता है, फिर उसका फूला पेट देखता है। आखिर ये सब उसके साथ चल क्या रहा था, यह वीर भी नहीं समझ पा रहा था। कल तक ध्वनि के पेट में अगर कोई उभार नहीं था तो आज अचानक ऐसा कैसे था। वीर भी डर गया था। वह ध्वनि को वहीं छोड़कर उल्टे पांव बाहर जाने लगता है और ध्वनि नम आंखों से बस उसे देखती रह। जानती थी तुम भी चले जाओगी, जतिन जैसी ही है सारी दुनिया। इस ध्वनि के दर्द की ध्वनि कोई चाहकर भी ना सुनना चाहे। और ध्वनि बिस्तर पर पड़ी पड़ी फबकने लगती है। वह अपनी शॉल उठाती है और खुद को ढककर चुपचाप बाहर आकर पैदल निकल जाती है। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न आता है। अरे मैडम, आप फिर से कैब छोड़कर जा रही हैं? ओटीपी बताइए, ओटीपी। ध्वनि पलटकर देखती है तो वीर उसके लिए साइड में बाइक लगाए खड़ा था। मुझे लगा तुम चले गए हो, पर तुम तो। अरे सनम, जरा सी दवाई लेने के लिए बाहर क्या आ गए? तुम तो हमको बेवफा सोनम समझ बैठी। अब चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ध्वनि वीर को इतना नॉर्मल देखकर हैरान थी। वह उसे कोई भी सवाल नहीं कर रहा था। ये देख ध्वनि भी कम परेशान होकर उसे कसकर पकड़कर बैठ गई और फिर कॉलेज आ जाते हैं। 1 मिनट, शॉल अच्छे से लगा लो ध्वनि, वरना ये लोग तुमसे सवाल पूछ कर तुम्हें परेशान कर देंगे और मैं तुमको परेशान नहीं देख सकता। क्या हो तुम वीर, इतने समझदार क्यों हो तुम? मैं तो आपका ड्राइवर हूँ मैडम, आप तो बस राइड बुक कर दीजिएगा। अब चलिए कि अंदर भी आपको बाइक से छोड़ो। ध्वनि वीर की दोस्ती पाकर खुश थी। वो बिना सवालों की जैसे एकदम आजाद सी थी। कॉलेज के अंदर दोनों पहुंचते हैं और चलने लगते हैं। सब ध्वनि की शॉल को अंदर देखकर हंस रहे थे। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, लगता है सारे जहान की सर्दी तुमको ही खा रही है बाबू मोशाय। सब लोग प्रोजेक्ट के बाद टेस्ट के लिए बैठते हैं। तभी पीछे बैठा एक लड़का आगे की ओर आता हुआ जानबूझकर ध्वनि की शॉल के ऊपर पांव रख देता है और शॉल अपनी जगह से हटती है। ध्वनि की भारी कोक एकदम बाहर आ जाती है और सबकी आंखों में भी। ओ तेरी, बाप रे, कंबल में फंबल कर रही थी इसलिए चादर ओढ़े आई थी। नॉट बैड मिस ध्वनि। और रॉकी, एक तुम हो, तुमसे आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ देखो जरा ध्वनि को, प्यार की निशानी हो तो ऐसी हो। ध्वनि सबकी बात सुनकर पानी पानी हो रही थी। उसकी आंख में आंसू था, चेहरे पर घबराहट। वीर ये सब तमाशा देख गुस्सा हो रहा था। तभी ध्वनि टीचर की ओर दर्द भरी निगाहों में देखती है, मगर हे यू ऑल, साइलेंस, एकदम साइलेंस। ध्वनि, कितने महीने का है ये? असली है क्या? कल तक तो तुम्हारी टमी फ्लैट थी और आज तुम मम्मी कैसे बन गई? मार्केट में कुछ नया आया है क्या? अगर आया हो तो प्लीज शेयर। अरे मैम, शेयर करवाना है तो कहो इसके बच्चे का बाप ही शेयर करा दे, लगता है उसी में कुछ ज्यादा ही दम है। वैसे ध्वनि, पता तो है ना आखिर कौन है बच्चे का बाप? हाँ। और सब फिर हंसने लगते हैं। अब ध्वनि के सब्र का बांध टूट चुका था। वह रोते हुए बाहर भागती है और जंगल की ओर जोरों से दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते उसे उल्टी हो जाती है और वह रुककर उल्टियों पर उल्टियां करने लगती है। तब भी वह उल्टी करती अंदर से मकड़ियों का एक गुच्छा बाहर निकलता है। जोर से जंगल में भागकर घुस जाता है। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा सच है या शाप है, या कोई अभिशाप? मुझसे अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा। माँ बाबा, या तो अपने पास बुला लो या मेरे पास आ जाओ। मुझे नहीं लेना कोई बदला, नहीं जानती अपनी कोई कहानी, अपना कोई सच। मुझे बस मेरी पहली वाली जिंदगी लौटा दो, कोई तो लौटा दो। और ध्वनि गर्भवती नागिन में बदलकर विलाप करते हुए महादेव से आराधना करने लगती है और वहीं तांडव शुरू कर देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, ध्वनि, तुम? ध्वनि पलटकर देखती है तो वहाँ वीर खड़ा था और वह वीर के सामने एक नागिन की तरह खड़ी थी। दोनों हैरान थे। ध्वनि, तुम्हारा ये सच? ध्वनि वीर को देखकर घबरा जाती है कि अचानक उसके पेट में भयंकर दर्द होता है। वीर, बहुत दुख रहा है वीर। और ध्वनि जमीन पर दर्द में लेट जाती है। उसकी नागिन की पूंछ भी इधर उधर लहरा रही थी। वीर ध्वनि की मदद तो करना चाह रहा था, मगर वह ध्वनि के इस नागिन रूप से डरकर पीछे हटता है। तभी ध्वनि आंसुओं से भरी निगाहों से वीर के लौटते कदमों को देखती है और उसकी हिम्मत और टूट जाती है। जाओ वीर, तुम भी चले जाओ। सबने मुझसे डर ही तो जिया है, बस कभी कोई प्यार जी ही नहीं सका। लौट जाओ तुम भी। माँ।
और वीर आंख बंद करके ध्वनि से हुई वह पहली मुलाकात याद करता है। कैसे वीर और ध्वनि वक्त के साथ नजदीक आते गए थे और वीर अचानक अपनी आंखें खोलता है। नहीं, मेरी ध्वनि। वीर ध्वनि की ओर भागता है और ध्वनि तब तक बेहोश हो चुकी थी। ध्वनि उठो, उठो ध्वनि, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़कर, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारे संग रहना है, भले ही तुम्हारा ये सच मेरे लिए मुश्किल हो, मगर बावजूद इसके मैं तुम संग ही रहूंगा हमेशा। ध्वनि, उठो ना ध्वनि। ध्वनि। और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी से सफेद कपड़ों में नागगुरु आते हैं। वीर, अब समय आ गया है कि ध्वनि के अंदर पल रही जान बाहर आ जाए। शायद तुम जानते नहीं, नागलोक के खास वरदान की वजह से ध्वनि सामान्य समय से पहले माँ बन सकती है। इसीलिए इतनी जल्दी अब वो माँ बनकर उस बच्चे को भी जन्म दे सकती है और अब वो समय आ गया है। नागगुरु अपने हाथ से एक सफेद रोशनी निकालकर ध्वनि के गर्भ पर फेंकते हैं, जिस कारण रोशनी का एक तेज विस्फोट होता है और वहाँ चारों ओर के सन्नाटे में एक बच्चे की रोने की गूंज गूंजने लगती है। कुछ पल में ध्वनि को होश आता है और वह वीर को अपने करीब बैठे देखती है। वीर, तुम मेरे साथ रहे, यानी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। ना साथ छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगा, वादा है मेरा, चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं फेरूंगा। ध्वनि वीर के गले लगती है और तभी उसका ध्यान अपने घर पर जाता है। वीर, मेरा बच्चा। और वीर हैरान परेशान होकर बस सामने खड़े नागगुरु की ओर इशारा करता है। नागगुरु के हाथ में ध्वनि का बच्चा था। ध्वनि दौड़कर उसे अपनी गोद में जैसे ही थामती है, वह उसे देख डर जाती है। नागगुरु, ये। ध्वनि के बच्चे का शरीर आधी मकड़ी में बदला हुआ था और वह बस अपनी माँ ध्वनि को देख मुस्कुरा रहा था। जैसा बाप वैसा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो चला। ये कहकर नागगुरु गायब हो जाते हैं और ध्वनि और वीर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। इसका मतलब वो लड़का कोई आम मानव नहीं था। इसका मतलब कि उसकी मुझे छोड़कर जाने की कोई और वजह थी। वीर ध्वनि का हाथ थामकर उस बच्चे का माथा चूमता है। डोंट वरी, इसका बाप कौन था मैं कभी नहीं पूछूंगा, मगर मैं इसे बाप की तरह प्यार जरूर दूंगा, हमेशा। और वीर ध्वनि और उसके बच्चे को अपना लेता है। ये देख ध्वनि वीर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। अब ऐसा होने लगा कि वीर कॉलेज में सबसे यही कहता था, ध्वनि के जीवन में जो छोटा एंजल है उसका डैडी मैं हूँ। कोई मेरी ध्वनि से कुछ कहने के बजाय मुझसे पूछेगा तो बेहतर होगा, समझे। दिन बीतते गए और एक दिन ध्वनि वीर एक ही घर में थे कि अचानक ध्वनि जोर से चीखती है। ध्वनि, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? वो हमारा बेबी कहाँ गया? वीर यहीं पालने में ही तो सुलाया था। वीर, हमारा बच्चा कहाँ गया? प्लीज कुछ तो करो, ढूंढो उसे प्लीज। ध्वनि पैनिक करने लगी थी और वीर उनके बच्चे आरव को पूरे घर में ढूंढने लगा कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और चेतना, ध्वनि और वीर सब दरवाजे के सामने आ खड़े होते हैं। वीर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर एक 5 साल का बच्चा खड़ा था। अरे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, मैं आरव, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे, भूल गए क्या? ये सुनते ही वीर और ध्वनि हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आरव घर के अंदर आता है। अरे, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्यों? बेटा, तुमको तो मैं पालने में सुलाकर गई थी। मम्मा, मैं इतना होकर भी क्या पालने में ही सोऊंगा? आप भी ना। अब चलो, मुझे नींद आ रही है। आरव नन्हे कदमों से चलकर ऊपर जाकर सो जाता है। हमारा बच्चा एक स्पेशल बच्चा लगता है ध्वनि। अब समय आ गया है कि मैं तुमको अपनी दुनिया में ले चलूं, तुमको और मेरे बेटे आरव को। माँ देखेगी तो कितनी खुश होगी। मगर वो आरव को कैसे अपनाएंगे? उनको मनाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना ध्वनि। और ध्वनि ने आखिरकार जतिन के बाद फिर से किसी पर विश्वास किया और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। आरव दोनों पर फूल बरसाता हुआ बहुत खुश होता है। तभी अचानक ध्वनि नागिन रूप में आ जाती है, मगर ध्वनि के नागिन रूप में आते ही आरव खुद ब खुद मकड़ी के रूप में आ जाता है। ये देख दोनों हंसने लगते हैं। जैसी माँ वैसा ही बेटा, मेरा तो जीवन कल्याण हो गया। अरे मोहतरमा, जाते ही मेरी माँ के सामने नागिन ना बन जाना, ऊपर से नटखट तू भी, वरना मेरी माँ बेचारी तुम्हारे सिर पर तिलक लगाने की बजाय कभी फन पर तिलक लगाने को हुई।
तो बेहोशी हो जाएगी बेचारी, मेरी भोली माँ। वेरी फनी। चलो अब घर। तीनों नागगुरु से आशीर्वाद लेकर वीर के शहर में पहुंच जाते हैं। तीनों वीर के घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। माँ खोलो भी दरवाजा। और दरवाजा खुलता है। वीर और ध्वनि के ठीक सामने रंजना खड़ी थी, जो कि वीर की माँ थी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जतिन की माँ भी रंजना ही थी, यानी वीर और जतिन भाई ही निकलते हैं। ध्वनि को मगर इस बात की जरा सी भी भनक ही नहीं थी। प्रणाम माँ जी। वीर ये सब? माँ ये तेरी बहू और तेरा पोता, बाय वन गेट वन में दोनों रख ले। माँ कब से कह रही थी शादी कर ले शादी कर ले। रंजना ये देख हैरान थी। उसके होश ध्वनि के साथ बच्चा देखकर उड़ गए थे। मैंने और ध्वनि ने महीनों भर पहले शादी कर ली थी। तो कहती थी ना बहू ला कर दे, छोटा तो नालायक है तो तू ला कर दे दे, बस ले तेरी बहू। रंजना ध्वनि को अंदर लाती है, मगर वह बार बार बस आरव की ओर ही देख रही थी। मगर ये तो काफी बड़ा बच्चा लग रहा है, इसकी उम्र क्या है? वीर ये सुन ध्वनि और आरव को आंख मारता है। अरे माँ अडॉप्ट किया है ये हमने, इसका नाम है आरव। अब अकेले रहकर मैं पक गया तो माँ बस अपना एक परिवार बना लिया। रंजना को वीर के इस कदम से झटका तो लगा था और वह बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है और एक पूजा की थाल लेकर आती है। हाँ बना लिया परिवार। हम लोग यहाँ बस आरती के लिए ही काम आने वाले हैं, बाकी फैसले तो बच्चे खुद ही ले रहे हैं आजकल। एक छोटा है, वो भी अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर रहा था, मगर वो बीच में ही रह गई। और तू जो नहीं करना चाहता था, तूने तो परिवार ही बना लिया। आओ बेटी अपना घर संभाल लो अब। ध्वनि रंजना से मिलकर बड़ी खुश थी। माँ जी हमको अपनाने के लिए थैंक्स। और ध्वनि आरव के साथ वीर के कमरे में रहती है। अगले दिन का समय था, सूरज बस उगा ही था। रंजना किसी से दरवाजे पर बात कर रही थी। अब तो वो इस घर में कदम रख चुकी है। हम नाग कन्या की उस नागमणि से इतना दूर कैसे हुए? क्यों ना उसे दबोच कर उसे सारे राज बाहर निकलवा लूं और मैं जान जाऊं कि असल में इसने नागमणि कहाँ छिपाई हुई है। रंजना दरवाजे पर बात जिससे कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि ध्वनि की मौसी चेतना थी। चेतना रंजना की बात सुनकर अपने बिच्छू रूप में आ जाती है। मालिक आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। नागमणि तो क्या, ये नागिन अपनी 7 पुश्तों के नाम भी हमारे सामने उगलेगी। इतना सुनते ही रंजना जोर से हंसती है, मगर इस बार रंजना के शरीर से कोई जनानी नहीं बल्कि मर्द की हंसी बाहर गूंजती है। और रंजना देखते ही देखते माणिक में बदल जाती है, जो कि ध्वनि का असली मामा था। जैसे ही रंजना माणिक में बदलती है, चेतना उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और माणिक भी कभी नेवले में बदलता तो कभी बिच्छू में मनचाहा रूप लेकर ध्वनि को मारने के ख्वाब लेता है। रात ऐसे ही लुक्का छिप्पी के खेल में बीत चुकी थी और अगले दिन की सुबह उगती है। आरव अंगड़ाई लेकर उठता है और अपनी माँ को मुस्कुराकर देखता हुआ बगल में सो रहे वीर की गर्दन पर अपने मकड़ी वाले कातिलाना टांग लगा देता है। टांग जैसी ही चुभती है, वीर की जरा सी नींद खुल जाती है। आरव ये तुम? आरव बच्चे ये तुम क्या कर रही हो? डैडी को लग जाएगी आरव, दूर हटो तुम, दूर हटो। मगर आरव वीर के सीने पर चढ़कर टांगों से गर्दन पर फिर से हमला करता है, जिस कारण वीर की गर्दन से खून भी आने लग जाता है। आरव, आरव ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारे पिता हैं, होश में आओ। नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये मेरे बाबा नहीं है, ये बस एक आम आदमी है। मेरे डैडी तो बहुत पावरफुल थे, मेरे जैसे। तभी ध्वनि नागिन रूप में आकर आरव को अपनी पूंछ से जोरदार फटकार लगाती है और वह एक झटके में फिर से नॉर्मल बच्चा बनकर बेहोश हो जाता है। ध्वनि उसे सुलाकर वीर के मलहम लगाती है। आई एम सॉरी वीर, ये सब मेरे बेटे की वजह से। बस यार ध्वनि, ये मेरा भी बेटा है, ये हमारा बेटा है और मैं इसकी इस हरकत के लिए, बल्कि ये जो शैतान बन रहा है उसके लिए चिंतित हूँ। और तभी रंजना ध्वनि को किचन से आवाज लगाती है और ध्वनि दौड़कर रंजना के पास जाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया था? अरे जा तो अपने देवर को जरा चाय तो पकड़ाया, बेचारा थका हुआ है, कल देर रात को जो लौट कर आया है विदेश से। जो ऐसी बहाने मिल भी लेना तू देवर से। और ध्वनि खुश होकर अपने देवर के कमरे में जाती है। वह सोफे पर बैठा हुआ था, ध्वनि की और उसकी पीठ थी। एक्सक्यूज मी छोटे भैया, वो माँ जी ने आपके लिए चाय भेजी है। ध्वनि की आवाज सुनकर सोफे पर बैठा वह लड़का उठता है और पलटता है। ध्वनि उसका चेहरा देखती है तो वो देख नाग कन्या सफेद पड़ जाती है और उसके हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट जाता है।
सामने खड़ा लड़का और कोई नहीं बल्कि जतिन था, यानी वही जतिन जो उसे मां बनाकर छोड़ गया था, वही जतिन जिसने ध्वनि को मंडप में दुल्हन बनाकर छोड़ दिया था, वही जतिन जिसकी वजह से ध्वनि किसी पर भी फिर दोबारा विश्वास नहीं कर सकी थी। वह जतिन अब उसके सामने खड़ा था, उसका देवर बनकर। ओ, तो तुम हो मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई की बीवी, मेरी भी कभी न कभी हो चुकी बीवी ध्वनि रही है। हेलो हाफ वाइफी। दोनों की निगाहें मिलती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। एक एक्स जतिन ने क्या ध्वनि की जिंदगी में जहर घोलने के लिए एंट्री मार ली थी? क्या वीर यह बात पचा पाएगा? और क्या होगा नाग कन्या कहानी का अंजाम? जतिन, तुम यहाँ? इसका मतलब वीर तुम्हारा भाई है? अरे वाह, तो आखिर लौटकर बुद्धू घर को तो आ ही गया। तुम उस दिन मंडप में क्यों नहीं आए थे जतिन? बोलो, क्या वजह रही थी जो तुम मंडप में नहीं आए थे? बोलो ना। तभी आरव भी अपनी मामा के पास आ जाता है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, इनको प्रणाम बोलो, ये तुम्हारी डैडी है। मेरे दो डैडी। ओ प्लीज ध्वनि, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं तुमसे शादी करता, वो भी तुम्हारा सच जानते हुए भी? क्या सच? कैसा सच? तभी पीछे से रंजना चिल्लाती है, तेरा सच, मेरा सच, हम सबका सच लड़की। रंजना की बदली हुई आवाज सुनकर ध्वनि पलटती है और देखती है कि रंजना हंसते हुए देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाती है, जो कि माणिक ही था। कैसी हो भांजी? ध्वनि आश्चर्य में थी कि ये आदमी कौन है। तभी माणिक ने ताली बजाई और उस ओर से चेतना आती है। चेतना हंसते हुए ध्वनि के सामने आ ही रही थी कि अचानक से वह एक बिच्छू में बदल जाती है। मौसी, तुम भी? और क्या, मैं भी तो। आखिर इस आम शरीर में बंद कर रखा ही क्या था? उस पागल दक्षा को भी मौका मिला था इस नायाब शक्ति को चखने का, मगर उसे तो उस मामूली पंडित के साथ रहना था। पर मैंने माणिक से हाथ मिला लिया, अब देख जरा उसकी क्या हालत है। और चेतना अपना डंक उठाकर दीवार के पास में खून लथपथ दक्षा को उठाकर लाती है और ध्वनि के सामने फेंक देती है। माँ, ये क्या? नहीं माँ। दक्षा बेसुध थी। ध्वनि ये देखकर क्रोध में आकर नागिन रूप जैसे ही लेती है, तभी जतिन मौका पाते ही उसकी पूंछ पर हथौड़ी लाकर कील ठोक देता है और ध्वनि हिलडुल नहीं पाती। जतिन, कितना दर्द और दोगे मुझे? आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये ऐसा? जानना चाहती हो तो सुनो। जतिन हंसता हुआ मकड़ी बन जाता है और अपनी टांगों में दबोचकर घायल वीर को उठाकर कमरे में फेंकता है। वीर? नहीं जतिन, ये तो तुम्हारा अपना भाई है। हाँ, नहीं, ये मेरा कोई नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए पिता से बढ़कर है। माणिक ने ही मुझे बेमिसाल शक्तियां दी। जानना चाहती हो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? रंजना ने अंगूठी का डिब्बा खोला जिसमें सांप के फन ने वार किया और रंजना का शरीर वहीं नीला हो जाता है। पानी। रंजना धुंधली आंखों में देखती है कि वह नागिन रसोई की ओर जाकर एक लड़की में बदल जाती है और फिर जब रंजना बेहोश हो जाती है तो वह उसके पास आती है और हंसते हुए अपने असली रूप माणिक में बदल जाती है। माणिक के छल से कोई ना तो आज तक बच पाया है, ना कल बच पाएगा। माणिक तो मन पर राज करता है। माणिक रंजना को छूता है और रंजना का रूप ले लेता है। स्वाहा। बेचारी की बलि चढ़ गई। और उस भली औरत रंजना की वही मौत हो गई थी। माणिक रंजना के शरीर को भस्म कर देता है और तभी वहाँ पर अपने एक चेले को बुला लेता है। अब आ रही है ना एकदम जनानी आवाज। अब सुन, तुझे जाकर इसके बेटे की जगह लेनी होगी, वो इस रास्ते से कॉलेज जा रहा है। ये बात सुनते ही लड़का जतिन में बदलकर अपने मकड़ी रूप में आ जाता है। जतिन को वहाँ से गायब कर खुद उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इसका मतलब मुझसे जो भी मिला, जितनी बार भी मिला, वो ये छलावा मिला। यानी जतिन तो कभी मुझे मिला ही नहीं। तुमने मेरा फायदा उठाया, पर क्यों? कुछ चाहिए था तो मांग लेते ना। ये दिल लगाकर दिल तोड़कर क्या मिला तुमको? तभी माणिक नकली जतिन के टपली मारता है। गर्म खून है ना, कमबख्त सोचता है। मकड़ी हूं तो जो लड़की दिखी पहले उसे मस लूंगा, फिर डंक मारूंगा। भांजी, अब जवानी में इतना तो चलता है, वैसे बेटा भी काफी हैंडसम बनेगा।
ध्वनि के सामने उसकी पूरी जिंदगी अब एक छलावा बन चुकी थी। माँ थी, वो घायल जमीन पर पड़ी थी। पति था, वो बिना किसी शक्तियों के असहाय खून से लथपथ पड़ा था। वहीं सास पहले ही मर चुकी थी। ध्वनि ने जिससे पहले प्यार किया था वो खुद और कोई और निकला, और ध्वनि की पूरी कहानी केवल छलावा निकलती है। ध्वनि अपनी आंख बंद करके अपने बाबा हंसराज को याद करती है और उसे नजर आता है कि उसके बाबा कहीं मंदिर में बैठकर शिव जाप कर रहे हैं। बाबा, बाबा, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्वनि, ये तो ध्वनि की आवाज है। दक्षा, दक्षा, ध्वनि हमको पुकार रही है। हंसराज तो जानता भी नहीं था कि ध्वनि और उसकी दक्षा किस हालत में है। हंसराज व्याकुल होकर उठ खड़ा होता है। ध्वनि मेरी बच्ची, बेटा आ रही है मुझे तेरी आवाज। बोल बच्ची, कहाँ है तू? बाबा, आज समय आ गया है बदला लेने का। समय आ गया है वो करने का जो सालों पहले आपको बोला गया था। और ये सुनकर हंसराज उठ खड़ा होता है और शिवजी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लेता है। इस बात को 20 साल बाद भी मैंने सुरक्षित रखा, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी इस बात पर अमल किया जाए। सालों पहले हंसराज ध्वनि को माणिक से सिपाहियों से बचाते हुए जंगल में भागता हुआ शिव मंदिर के सामने आकर रुका। तभी उसे एक आवाज आती है, रुक जाओ बाबा, बस रुक जाओ। हंसराज देखता है कि एक नई जन्मी के मुंह से ये आवाज आ रही है। मेरी माँ ने आपको मुझे सौंप दिया, मगर मैं सब भूल जाऊंगी, शायद वह नागमणि भी। तो ये मैं आपके हवाले करना चाहती हूँ, क्योंकि जो त्याग आने वाले समय में आप करने वाले हैं, उस त्याग की कल्पना ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नन्ही ध्वनि के शरीर से सफेद रोशनी निकलती है और हंसराज के शरीर में से गुजरते हुए पीछे शिवजी की मूर्ति पर गिरती है और ध्वनि के माथे से नागमणि निकलकर हंसराज के माथे से होते हुए शिवजी के मस्तक पर जाकर चिपक जाती है। अब जिस किसी को भी नागमणि हासिल करनी होगी, उसे शिव और मेरे बाबा दोनों का साथ चाहिए होगा। अब मुझे फिर से अपनी महफूज बाहों में रख लो बाबा। हंसराज ने ध्वनि को अपनी औलाद बनाकर खुद की औलाद का त्याग तो कर दिया था, मगर उसने सबका विश्वास भी जीत लिया था। हंसराज शिव मूर्ति के सामने खड़ा होता है और शिव के माथे से निकलती रोशनी हंसराज के माथे पर पड़ती है और हंसराज के माथे में आई नागमणि ध्वनि के पास चली जाती है। अचानक कमरे में तेज रोशनी आती है और ध्वनि अपनी आंख खोलती है। अब ध्वनि का रूप पहले की तुलना में और अधिक प्रचंड था। नागिन की खतरनाक आंख, चेहरे पर क्रोध, हवा में उड़। ला लड़की, नागमणि मुझे दे। इस नागमणि के लिए ही तो कितने खून हुए थे। चल अब बचा ले अपने लोगों को, कम से कम इस बार तो। इस बार तो तू कुछ कर भी नहीं सकेगा मामा, लेकिन जो तूने किया उसका बदला तो मैं लूंगी। बदला। ध्वनि को भयंकर क्रोध आता है और वो एक झटके में अपनी नागिन की पूंछ को खींचती है, जिससे कील उखड़कर जतिन की आंख में जाकर लगती है। नहीं 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 नहीं। जतिन वहीं फर्श पर पड़ा तड़पने लगता है। नागमणि चाहिए ना तुमको? ले नागमणि। और ध्वनि अपने शरीर से तेज रोशनी निकालती है, इतनी तेज कि पूरे कमरे में तेज गर्मी हो जाती है। ये पवित्र पत्थर की शक्तियां है मानी, देख तू। और ये फर्जी मौसी झेल सकोगी या नहीं? लो सभी शक्तियां लो। और ध्वनि नागमणि की सारी शक्तियां एक बार में ही माणिक और चेतना पर ऐसी फेंकती है कि चेतना का शरीर तो जलकर भस्म होने लगता है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। ऐसा क्यों कर रही है तू? मत कर ध्वनि, मैं तो तेरी मासी हूँ। मासी है पर माँ न बन सकी, है ना? और ध्वनि एक झटके में उस पर सारी शक्तियां फेंक कर उसे जला देती है। अब बारी माणिक की थी। माणिक को जैसे जैसे शक्तियां मिल रही थी वह बड़ा ही खुश हो रहा था। देखते ही देखते उसका आकार बड़ा होने लगता है। अब इस संसार का सबसे ताकतवर मैं बन चुका हूँ। मगर ध्वनि अभी भी नागमणि की शक्तियां उस पर छोड़ रही थी और एक वक्त पर आकर माणिक उनको संभाल नहीं पाता। बस करो, नहीं, मेरा शरीर और नहीं झेल पा रहा। ये बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। अरे और नहीं चाहिए? वाह, जिसके लिए तुमने सब उथल पुथल मचा दी, इतनी तपस्या करी, वही शक्तियां नहीं चाहिए? हाँ। और माणिक का शरीर फूलकर पूरी तरह से फट जाता है। पूरे कमरे में फैली रोशनी एक झटके में ध्वनि अपने भीतर समा लेती है, ताकि आम इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचे, और वहां सब शांत हो जाता है।
ध्वनि अपने वीर को उठाती है और माँ को उठाती है और शक्ति की मदद से उनकी चोटों को ठीक कर देती है। सब ठीक हो चुका था। तब तक हंसराज भी वहां पहुंच जाता है। ये सब क्या हो गया ध्वनि? मेरा तो परिवार ही खत्म हो चुका है और मुझे पता भी नहीं। ना माँ बची ना भाई। ध्वनि नागमणि मुट्ठी में लेती है और आंख बंद करके देखती है तो एक जगह रंजना और जतिन का नीला शरीर पड़ा था। हे शिव शंभु, मैं मेरी इस नागमणि का त्याग करने को तैयार हूँ। अगर इसकी मदद से ये दोनों जीवित हो सके तो। ये कहकर ध्वनि के शरीर से भयंकर रोशनी निकलती है और पूरा जंगल ही रोशन हो जाता है। कुछ मिनटों बाद दरवाजे पर वीर का भाई जतिन और माँ रंजना जीवित खड़े होते हैं। वादे के मुताबिक ध्वनि की नागमणि आकाश में जाकर समा जाती है। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मगर मेरे भाई की बदौलत तुम मिली और मुझे ये जीवन दान। जतिन का चेहरा देख ध्वनि मुस्कुरा देती है। नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा वीर और ये परिवार मिला। दक्षा हंसराज मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वीर ध्वनि का माथा चूमकर उसे सीने से लगा लेता है। थैंक्स ध्वनि, थैंक्स। आई लव यू। लव यू टू वीर। अब सब ठीक है। और नागिन ध्वनि का जीवन आखिरकार अंत में जाकर बदला पूरा करने के बाद आम जीवन में